हम कहते हैं कि अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट है ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो है। तो मैं जनरल रूल यहां पे लिख रहा हूं क्या, नो कंसीडरेशन नो कंसीडरेशन नो एग्रीमेंट। या मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है जी, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड एब इनिशियो, या फिर नो कंसीडरेशन नो एग्रीमेंट। जनाब ये है मेरे पास एक रूल, जनरल रूल, और हर जनरल रूल की जनाब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। हम कहते हैं जनाब एक्सेप्ट किसके अलावा, मतलब अब हम वो बातें करने जा रहे हैं कि जिसमें किसी किस्म की कोई कंसीडरेशन नहीं है। देखिए कंसीडरेशन होती है दो तरफा, ठीक है जी। एक बंदे को अगर कोई चीज मिल रही है, उसके बदले में अगर दूसरे बंदे को कोई चीज ना मिले तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो कंसीडरेशन। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी या इसको प्रॉपर्टी बेच दी, और कैसे बेची, इसने कहा जी जाओ मुफ्त में ले लो। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची और कहा कि भाई साहब मुफ्त रख लो, मुझे तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि बी के लिए तो कंसीडरेशन है लेकिन ए के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नो एग्रीमेंट, क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है इस एग्रीमेंट में। ओके, तो अब हम वो रूल पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पे कंसीडरेशन नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो एग्रीमेंट होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, आपका उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर करेंगे। ओके, वो एक्सेप्शन में चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 बेटा, सबसे जो पहली चीज है आपके पास, दैट इज एग्रीमेंट agreements in writing and registration made on account of natural love and affection। तो पहला जनाब इस रूल की एक्सेप्शन क्या है कि जिसके लिए एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक होता है, हम यहां पे लिख देते हैं नेचुरल एंड अफेक्शन इज वैलिड। इसका मतलब यह है कि जनाब अगर आप एग्रीमेंट लिखते हैं राइटिंग में और रजिस्ट्रेशन में, और उस एग्रीमेंट को करने का जो वजह है वो किस वजह से बना जनाब, क्योंकि दो पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, उनके दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। भाई साहब नेचुरल लव का मतलब क्या होता है, पहले आते जनाब मियाँ भी, वो सही बंदा, पेरेंट्स, मतलब जिनमें आपका ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है जी, हाँ जी पार्टीज एट नियर रिलेशन हम इसको कहते हैं। ब्लड रिलेशन आपके बहन भाई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, डिसेंडेंट और एंसेस्टर्स, वो सारे कुछ। ओके, ये सारे के सारे लोग आपके पास क्या होते हैं, इनके दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन होता है। अगर अपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे अगर वो कोई एग्रीमेंट करते हैं जिसमें एक पार्टी को तो कोई चीज मिल रही हो, दूसरी पार्टी को कोई चीज ना मिल रही हो, तो हम क्या कहेंगे, अब ऑल्दो यहाँ पे कंसीडरेशन दूसरी पार्टी के लिए नहीं है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर? मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। मैं इस्लामाबाद जनाब नया नया गया, तो वहां पे जाके जी मेरे पास उस टाइम गाड़ी नहीं थी, तो मैंने
मतलब शुरू में आने जाने में प्रॉब्लम होता था, तो मेरे भाई जो लॉयर हैं उनके पास गाड़ी थी। उन्होंने कहा कि जनाब तुम मतलब इतनी दूर जाते हो, दूसरा शहर है, वहाँ पे जानता भी नहीं तुम्हें कोई इतना, तो ऐसा करो तुम ना गाड़ी ले जाओ मेरी। मैंने कहा यार मैं अपनी गाड़ी लूँगा, ऐसे मैं आपकी गाड़ी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ये भी तुम्हारी है, तुम्हारी होगी गाड़ी। मैंने कहा देख लेना। कहता जी गाड़ी होगी तुम्हारी। मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैंने कहा जी इसको राइटिंग में लिख के दें। मैंने लॉ पढ़ा हुआ था। उसने राइटिंग में लिख के दे दिया। उन्होंने राइटिंग में लिख के दे दिया कि जनाब मैं अपनी गाड़ी जो है वो हसन को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, क्योंकि मेरा भाई है वो छोटा, तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी दे रहा हूँ। तो मैं जनाब बड़ा खुश, 1-2 दिन गाड़ी में फिरता रहा। और जब जिस दिन जाना था उसको याद आया कि अगर ये गाड़ी ले जाएगा तो ये तो टीचर है, इसकी खैर है, मैं मतलब लॉयर हूँ, क्रिमिनल लॉयर, अच्छा खासा नाम है मेरा, तो मैं कहाँ पे धक्के खाता फिरूंगा। उसने कहा भाई गाड़ी वापस करो। मैंने कहा भाई साहब गाड़ी बिक चुकी है आपकी। उसने कहा जी किधर? मैंने कहा आपने मुझे बेची है, देखें राइटिंग में डीड है। तो अब जाहिर बात है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ पढ़ता है, बिल्कुल मतलब बच्चों वाला। एक लॉयर जो होता है वो उसने लॉ ज़्यादा पढ़ा होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा जी बिल्कुल, लेकिन उसकी एक्सेप्शन है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो बिल्कुल ठीक होता है, लिहाजा ये लिखा हुआ एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा नहीं, उसी एक्सेप्शन के अंदर 2 चीजें हैं, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। राइटिंग में तो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, रजिस्ट्रेशन दिखाओ कहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, कौन से स्टैम्प पेपर मैंने लिख के दिया तुम्हें, कौन सी नोटरी पब्लिक से तुमने इसको नोटिफाई करवाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो फिर तो पहले तो भाई मुझे गाड़ी दे देते थे घर में चलाने के लिए भी। उसके बाद उन्होंने कहा भाई नहीं। तुमसे साइकिल भी ले। तो बात करने का मकसद क्या है बेटा कि आपकी ये जो एक्सेप्शन है, एग्रीमेंट कब कंसीडर किया जाएगा? जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो। कौन कौन सी? राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। Am I clear? किसी किस्म का मसला मिसाल तो नहीं? ओके जी। सेकंड नंबर पे दूसरा जनाब आपके पास आता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट ना भी हो, सॉरी कंसिडरेशन ना भी हो, तब भी हम उसको मान लेंगे कि जनाब इनके दरमियान क्या है, इनके दरमियान एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। एग्रीमेंट to compensate past voluntary services or any act for which a person is compellable to do। देखिए बेटा, मैं शुरू में जब आता था तो मैं एक अपनी जो है ना वो गाड़ी पे आता था, मैं यहाँ पे फैसलाबाद में। तो गाड़ी सारी बात है अगर बाहर खड़ी है, बाहर मतलब खड़ी है, आपने गराज में उसको नहीं किया, खड़ा किया, साफ वगैरह उसको नहीं किया, तो वो गंदी हो जाती है 1-2 दिन में। और ऊपर से अगर वाइट कलर है तो ज़्यादा जल्दी वो गंदा हो जाता है। और नहीं वाइट भी हो जाता है यार गंदा, कोई बात नहीं यार, मैं कहता हूँ हो जाता, मान लो। अच्छा, तो अब वो हुआ ये कि जनाब नीचे हमारे कुछ सपोर्ट स्टाफ हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, रेहान भाई, शायद आप लोग जानते हो उनको, नहीं जानते? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं जाना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी गाड़ी को साफ कर दिया। मैं जब जाने लगा तो मैंने देखा यार गाड़ी बड़ी चमक रही है। मैंने कहा यार ये किसने किया? तो उन्होंने कहा रेहान ने। तो मैंने कहा रेहान कल मैं आऊँगा, कल मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा ना।
तुमने मेरे कहे बगैर जो है वो गाड़ी मेरी साफ कर दी। ही सेड ओके सर। अगले दिन मैं आया और आकर रेहान ने मुझे कहा कि सर आपने मुझे कल कहा था आप मुझे 1000 रुपये देंगे, तो मुझे बताइए कि क्या मैं उनको 1000 रुपये देने के लिए लायबल हूँ? हाँ जी, क्या उनको 1000 रुपये देने के लिए मैं लायबल हूँ? कितने बच्चे कहते हैं नहीं लायबल, नहीं लायबल, थोड़ा सा ऊपर, और 3-4 बच्चे ही हैं। सर क्यों लायबल नहीं हूँ? नॉट इन रिटर्न। ओके ठीक है, यहां पे राइटिंग की जरूरत नहीं है, यहां पे जस्ट वर्ड हमने कौन सा यूज किया? एग्रीमेंट। ठीक है जी, यहां पे किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। सेकेंडली इसमें देखिए बेटा, मैं उनको पैसे देने के लिए लायबल हूं अगर कोई बंदा पास्ट वॉलंटरी सर्विस दे चुका है। देखिए मैं अगर कहता हूं कि जनाब कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। अगर मैं उनको कहता कि मेरी गाड़ी साफ कर दें उसके बदले में आपको पैसे दूंगा, तो फिर वो मेरे लिए कंसिडरेशन होता गाड़ी साफ करवाना और उनके लिए कंसिडरेशन होता पैसे। अब उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने किया कि जनाब उन्होंने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी पैसों के, उन्होंने खुद से ही वो सब काम कर दिया। ठीक है, उनके काम से मैं खुश हुआ, मैंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं आपको पैसे दूंगा। अब लॉ कहता है कि बेशक हसन तुम्हारे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मेरे लिए तो कंसिडरेशन नहीं है ना गाड़ी साफ करवाना, तो कहते हैं जी बेशक तुम्हारे लिए कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन अगर तुमने किसी बंदे की पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए उसको कंपनसेट करने का एग्रीमेंट कर लिया तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा। लेकिन इसमें अनसाउंड माइंड वाला भी तो आ सकता है क्या कि वो पागल और साफ कर रहा खुश हो गए थे तो आपने उस टाइम पे। इतनी मुझे खुशी नहीं कि मैं अनसाउंड माइंड ही बन जाऊं, मेरी गाड़ी साफ हो गई, ओए होए 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 होए, व्हाट एन अचीवमेंट, व्हाट एन अचीवमेंट। और भाई वो क्वालिफिकेशन, मतलब ये सीए क्वालिफिकेशन को गाड़ी साफ होने की खुशी के साथ मिला रहे हो। सही है भाई, सही है, सदके जाऊं तुम्हारे कंपैरिजन के लिए। ओके जी, अच्छा इसमें एक और चीज भी है, और एनी एक्ट फॉर विच अ पर्सन इज कंपेलेबल टू डू। अब पर्सन इज कंपेलेबल का मतलब होता है कि जिस बंदे की जो ड्यूटी है वो काम करना, लेकिन मैं उसके काम करने की ड्यूटी के जो वो काम जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मैंने खुशी से कह दिया कि भाई मैं तुम्हें इससे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑफिस बॉय जो है वो जो भी मैं उसको काम कहता हूँ, कोई भी बंदा उसको काम कहता है वो फटाफट वो सारे के सारे काम कर देता है, तो मैं उससे बड़ा खुश हूँ। ऐसे जाते थे, मैंने कहा यार तुम्हें मैं कल 5000 रुपये दूंगा, ये तुम्हारा जो है वो इनाम होगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये 1000 5000 10,000 क्वालिफिकेशन के बाद ना ये मैटर नहीं करती चीजें, जब क्वालिफाई करोगे इंशाल्लाह खैर करेंगे। ये मैटर करता है। हम एक ऑडिट के अंदर हम एक चीज पढ़ा करते हैं, मटेरियल इफेक्ट और परवेसिव इफेक्ट। एक होता है इमटेरियल, एक होता है मटेरियल, और एक होता है परवेसिव। इमटेरियल का मतलब होता है कि जिसकी कोई इतनी वक़्त नहीं होती, मतलब अगर एक बंदे की सैलरी लाख रुपए है तो उसके लिए 2 4 10 रुपए को मायने नहीं रखते, इवन 100-200 रुपए भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। एक आता है जनाब फिर उसके बाद मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं एक बंदे की सैलरी लाख रुपए है तो 10,000 15,000 ये मायने रखते हैं, 20,000 मायने रखते हैं। और एक होता है परवेसिव, जिसको हम लोग कहते हैं जनाब बस ये आ गया तो समझ लो कि सारे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मिसाल के तौर पर लाख रुपए बंदे की सैलरी है और 80,000 का खर्चा, 90,000 का खर्चा, ये परवेसिव इफेक्ट होता है। तो अब हम ये बात करते हैं कि जनाब बाज़ औक़ात होता यह है कि छोटे छोटे से इमटेरियल मिलकर बन जाते हैं मटेरियल, और छोटे छोटे से मटेरियल बन के मिलकर क्या बन जाते हैं? परवेसिव। अब अगर मैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक बंदे को 1-1 हज़ार रुपये देना शुरू कर दूँ, 1-1 हज़ार इंडिविजुअल तो ठीक है, लेकिन कलेक्टिवली कितना बन जाएगा? 60,000 रुपये। तो अगर एक बंदे की सैलरी लाख रुपए है तो उसके लिए 60,000 रुपये क्या आ जाएंगे? मटेरियल से परवेसिव बन जाए। तो इसलिए इस चीज का भाई साहब ख्याल करना है, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी एनी एक्ट फॉर विच अ पर्सन इज कंपेलेबल टू डू। अब अगर कोई बंदा, उसकी जॉब थी वो काम करना, उसकी ड्यूटी थी वो काम करना, उसके लिए उसको सैलरी मिल रही थी, लेकिन इसके अलावा अगर आप उसको कुछ कंपनसेट करना चाहते हैं उसके काम से खुश होके, तो अगर आप एग्रीमेंट करते हैं कि भाई साहब मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो फिर आपके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट। बगैर वो कल को मांगिए पैसे, हाँ उसके पास कौन सा अगेन आई सेड
लॉयर्स का काम है, हम जज हैं, ठीक है। हमारे पास एक केस है, हमें यह साबित नहीं करना कि भाई साहब इस बंदे ने यह बात की थी, हमारे पास ये साबितशुदा आएगा कि बंदे ने यह बात की थी, अब इसके बारे में लॉ क्या कहता है ये बताइए। गॉट इट? अक्सर ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है, इस वजह से मैं डे 1 से ही आपको कह रहा हूं कि डोंट फॉरगेट वी आर जज, वी आर नॉट लॉयर्स, ठीक है। एनीवेज, इसके बाद जनाब 3rd नंबर पे एक होता है कंप्लीटेड गिफ्ट, एक होता है गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई बंदा बगैर किसी पैसे के अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दे, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दे, ठीक है जी, बगैर किसी पैसे के। पहले के अंदर हमने कंडीशंस रखी जनाब, अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, कोई चीज ट्रांसफर करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उसके लिए राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और दूसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन जरूरी है। ऐसे ही नेचुरल लव एंड अफेक्शन जरूरी है। अब नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब ये होता है कि जनाब अगर कोई बंदा भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ है, पेरेंट्स हैं, ठीक है, फैमिली वाले बंदे, अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को गिफ्ट देने का एग्रीमेंट करे, मिसाल के तौर पर मुझे अब्दुल राफे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने अब्दुल राफे से कहा, मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया, मेरा छोटा भाई है यार, मेरा छोटा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है मेरा, तुम भी मेरे छोटे भाई हो यार, तुमसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ यार। देखें यार, प्यार करना तो वो मेरा पर्सनल लाइफ है ना, तो वो किसी से ज्यादा किसी से कम हो सकता है। तो मैं प्रोफेशनल भाइयों की बात करता हूँ, आप मेरे प्रोफेशनल भाई हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में सारे के सारे भाई बराबर होते हैं। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं जनाब कि अब मुझे अब्दुल राफे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा छोटा भाई है, मैंने अब्दुल राफे से कहा, मैंने कहा राफे तुम मुझे बड़े अच्छे लगते हो, मैं ये मोबाइल तुम्हें दे दूंगा, जाओ एम ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम बड़े अच्छे लगते हो मुझे, ये मोबाइल तुम्हें देने का मैं एग्रीमेंट कर लेता हूं। राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में भी मैंने लिख दिया, एग्रीमेंट किया। क्या यहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन है? यहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, तो लिहाजा क्या ये विदाउट कंसीडरेशन क्या एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक होगा? हमने कहा भाई साहब नहीं, क्योंकि तीनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है जी। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। अभी मैंने एग्रीमेंट किया है, मैंने गिफ्ट अभी इनको दिया नहीं है, अभी मैंने एग्रीमेंट किया है। एक होता है कंप्लीटेड गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट किसी बंदे को कोई चीज देते हैं, जैसे मैं मोबाइल अब्दुल राफे को दे देता तो ये मैंने गिफ्ट होना था। एक होता है कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट का बेटा मतलब होता है कि ऐसा गिफ्ट जो आप दे दें, देने का एग्रीमेंट ना करें, आप वो गिफ्ट दे दें, ठीक है जी। अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, गिफ्ट को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होता है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कोई कंप्लीटेड गिफ्ट का केस है तो उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मोबाइल देने का एग्रीमेंट करने की बजाय मोबाइल दे देता और बाद में एग्रीमेंट लिखता कि जनाब मैंने ये मोबाइल दे दिया है अब्दुल राफे को, तो फिर वो कंप्लीटेड गिफ्ट कंसीडर होना था और वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक कंसीडर होना था। तो तीसरी हमारी एक्सेप्शन वही है, एग्रीमेंट। मतलब इसका पहले एग्रीमेंट नहीं कर सकते जी, सब में कंप्लीटेड जो भी आप गिफ्ट कर रहे हैं, जी बिल्कुल। जब आप गिफ्ट कर रहे हैं, मैं इसकी भी आपको एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल इसकी भी। देखिए, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले होंगे, जब आपको लॉ पढ़ लेंगे ना, फिर आप इनको फोकस करना शुरू कर दोगे। या बहुत सारे ऐसे मामला रूनुमा हो चुके होंगे कि लॉ पढ़ने के बाद आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ यार, ये उस केस में भी ऐसे हुआ था, ठीक है। तो वो अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं कि एक बड़ा मजेदार केस है जी। एग्रीमेंट इन राइटिंग एंड registration about completed gift is valid. Okay? Agreement in writing and registration about completed gift is valid. मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं, लेकिन उसमें पहले वाला भी आ सकता है, दूसरे वाले, दोनों इसमें आ सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके जिस घर में वो रह रहे हैं, वो घर उनकी मदर को उनके मामू ने दिया था, मतलब भाई ने अपनी बहन को घर दिया था,
इस तरह के भी भाई होते हैं भाई, और इस तरह के भी भाई होते हैं जो बहन का हिस्सा खा जाते हैं, जिनको लगता है कि जनाब बस बहन है और बहन ही है। तो एनीवेज, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि जनाब उसके मामू ने अपनी बहन को घर, क्योंकि उनके पास वो हालात उनके काफ़ी ख़राब थे उस टाइम और उनके पास रहने को घर नहीं था, तो भाई ने अपनी बहन को घर दे दिया कि ये आपका घर हो गया। अब वो तकरीबन 20 साल से उसी घर में रह रहे थे, 20-25 साल से, बताया था मैंने शायद पहले। तो उसमें हुआ ये कि जनाब जब वो घर का कुछ उन्होंने कुछ सेल आउट करना था, बेचना था घर को, तो जब वो पटवारी साहब के पास गए फर्द निकलवाने के लिए, फर्द वो होती है विरासत यानी कि जिनके नाम पे वो घर ट्रांसफर हो, तो फर्द निकलवाने के लिए गए तो पता चला कि वो घर उनके मामू के नाम पे ही है, घर उनकी मदर के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ था। हालांकि उनके पास राइटिंग में वो मौजूद था कि जनाब मैं ये घर जो है वो सॉरी बाय वर्ड्स ऑफ माउथ उन्होंने कहा हुआ था कि मैं घर अपनी बहन को दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने, पटवारी ने ये कहा कि घर को ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट डीड बनाने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटेड गिफ्ट है, इस वजह से आप इसको एक एग्रीमेंट करेंगे कि जी मैंने ये घर अपनी बहन को दे दिया। तो वो उन्होंने गिफ्ट डीड बनाई और घर अपनी बहन के नाम पे उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया और फिर वो घर जो है वो अभी उनकी मदर के नाम पे। ठीक है जी। तो कंप्लीटेड गिफ्ट के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, गिफ्ट अगर आपने ऑफिशियली उनको देना है, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। तो कंप्लीटेड गिफ्ट जो है, गिफ्ट देने का एग्रीमेंट, अगर वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे नहीं है, राइटिंग और रजिस्ट्रेशन में नहीं है, तीनों सिचुएशन में गिफ्ट देने का एग्रीमेंट, हम क्या कहेंगे जनाब ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। ठीक है जी। और अगर गिफ्ट देने का एग्रीमेंट राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन में है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की बेस पे नहीं है, तो फिर भी हम क्या कहेंगे कि एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है जी। गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट देने का एग्रीमेंट, यानी कि कंप्लीटेड गिफ्ट का जो एग्रीमेंट है, गिफ्ट दे दिया उसके बाद अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया तो उसके लिए नेचुरल लव एंड अफेक्शन जरूरी नहीं है। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम। ओके जी। इसके बाद एक चीज है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। हर चीज की उस एक्ट के हिसाब से हर चीज की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। उसने कहा, वो कहते जनाब कोई भी जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है 3 साल। लॉ ऑफ, आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट, फिक्र ना करें। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट बकायदा एक एक्ट है, एक कानून है, वो अच्छा खासा जनाब, ये जैसे माइनर का मैंने बताया था वैसे ही लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है। लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, मैं आपको वैसे वर्बली बता रहा हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लाइफ, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 3 इयर्स होती है। कि अगर 3 सालों में आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करवाते तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इप्सो फैक्टो हम एक टर्म यूज किया करते हैं लॉ के अंदर, इप्सो फैक्टो, कि विद इफेक्टिव दैट। ठीक है जी। ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगर कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, तो क्या आप उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं? एक एग्रीमेंट ही खत्म होगा तो उसकी आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकते। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं इसके एक्सेप्शन लिखूंगा। मिसाल के तौर पर एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कर्जा दिया 1 लाख रुपए का मिस्टर बी को और कहा कि जनाब आप मुझे वापस कर देंगे। तो कर्जा लेने का जो एग्रीमेंट होता है वो बिल्कुल ठीक एग्रीमेंट होता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पास वॉलंटरी, सॉरी आपके पास जो है वो पास कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन का इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये कर्जा उन्होंने पहले दे दिया, ये बाद में इनको पे कर देगा। अब 3 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, ना इन्होंने पैसे वापस लिए और ना इन्होंने पैसे वापस दिए। 3 साल के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो डेट का कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लोग कहते हैं ये क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया। टाइम बार्ड हो गया, जिसको हम लोग एक्सपायर्ड भी कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ एक्सपायर हो गया। ओके। तो हम कहते हैं जनाब ये जो 1 लाख रुपए का डेट था, ये कौन सा डेट है, टाइम बार्ड डेट, कि ये वो कर्जा जो 3 साल तक हमने पे नहीं किया, तो एज पर लॉ अब इसको दोबारा पे करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो टाइम बार्ड हो गया।
अब टाइम बार्ड होने के बाद जनाब, अब ये भाई साहब 3-4 साल के बाद आए और मिस्टर बी को कहते हैं कि सर वो कर्जा था 1 लाख रुपए का आपको दिया हुआ था, 4 साल पुरानी बात है, मैंने शर्म में आके पूछा नहीं और आप इतने बेशर्म हो गए, आपने मुझे दिया ही नहीं। तो मुझे बताइए क्या बी टाइम बार्ड होने के बाद क्या बी ये पैसे देने के लिए लायबल है? हाँ जी, लास्ट वन बेटा आपसे पूछ रहा हूं, आपसे हाँ जी। 3 साल बाद जब वो 1 लाख रुपए का डेट टाइम बार्ड हो गया तो ए ने बी से पूछा कि सर वो पैसे, तो क्या बी ए को वो पैसे देने के लिए लायबल है? क्यों जी? क्योंकि टाइम बार्ड हो चुका है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो एक्सपायर हो चुका है, तो लिहाजा इस कॉन्ट्रैक्ट की किसी किस्म की कोई लीगल हैसियत नहीं रही। कानून कहता है तुम्हें 3 सालों में याद नहीं आया तो दफा जो यहां से, याद दोबारा करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ए जो डेटर है अगर वो राइटिंग में लिख के दे दे और उसके ऊपर अपने साइन कर दे कि मैं तुम्हें टाइम बाद डेट कंपनसेट करूंगा, तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। मैसेज करें, बाकी 2 आई हुई हैं। सॉरी बी लिख के देगा, जो डेटर है बी लिख के देगा। देखिए हमने भी पढ़ा था कि हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है कि 2 तरफा कंसिडरेशन होनी चाहिए। इसमें तो जनाब ही टाइम बार्ड हो गया। अब नया एग्रीमेंट क्या होगा? बी कहेगा कि भाई साहब मैं मिस्टर ए को पैसे दूंगा लाख रुपए। एंकर पर्सन कौन से पैसे दूंगा? बोलते हैं जो कि कानूनी तौर पर मैं देने के लिए लायबल नहीं हूँ, तो वो वाले पैसे मैं दिया जा सकता है। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया एक्सपायर्ड, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ए को तो पैसे मिलेंगे, क्या बी को कुछ पैसे मिलेंगे? कोई चीज मिलेगी? नहीं, बी के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल्स नहीं मिल रहे। ये कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल के बाद क्या हो चुका है? एक्सपायर्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब नया कॉन्ट्रैक्ट क्या बना? बी कहता है कि ए भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, सारे पैसे, थोड़े पैसे, जितने भी वो पैसे, ठीक है, होली और पार्शली दोनों का इसमें जिक्र है। बी कहता है कि मिस्टर ए मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा। अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ए के लिए तो कंसिडरेशन है लाख रुपया, क्या बी के लिए कोई कंसिडरेशन है? बी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो टेक्निकली तो होना चाहिए नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट। लेकिन लॉ कहता है कि अगर डेटर कोई टाइम बाद डेट पे करने का एग्रीमेंट करे, उसको राइटिंग में लिख ले और उसके ऊपर अपने साइन कर दे, डेटर के साइन और इन राइटिंग दोनों जरूरी है, तो हम क्या मान लेंगे कि ये एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। भाई कौन है? ए के लिए तो कंसिडरेशन यही थी कि बी उसको पैसे वापस कर देगा। यहाँ से बात नहीं है। ए ने तो कर्जा दिया था कि भाई लाख रुपए, बी उसको पैसे उसने वापस कर देने थे। ठीक है, कर्जा लेने का, उधार लेने का, जैसे आप बैंक लोन लेते हैं वही बात है ये। ओके, तो यहाँ पे हम तीसरी चौथी इसकी एक्सेप्शन लिख देते हैं। कौन सी? एग्रीमेंट अब नहीं आनी, जब मैं बोल ही नहीं रहा तो बात क्यों आनी? इन राइटिंग and signed by debtor to pay बड़े मसले हैं, छोटे time barred debt आवाज is आ रही है? valid। इधर रखा होता है, इधर से भी आवाज। हाँ जी बेटा, ऑल ओके? यहाँ तक के मसले मसाइल ओके जी। अब इसके बाद जनाब हमारे पास एक आखिरी चीज़ है, नो एग्रीमेंट। एक मिनट बस, हाँ, बल्कि बस ये 4 एक्सेप्शन है इसके।